concepts and Siddhant of Ayurveda. Now we will move towards our next session. I would now like to introduce our rank speaker, Dr. Shri Prasad Bawdekar sir. He did his BMS from Pune University and PhD from Tiyak Maharashtra Vidyapit. He also did his BA, MA, MPhil in Sanskrit. He was head of Institute of Research in Ayurvedic Medicine, Gnan Prabodhini, Pune, from 1992 to 2011. He is co-investigator of IUSOF project and also work as an independent researcher guide to PhD. He is practicing since 1991 and is an honorary consultant at Sanjeevan and Sangamnekar Hospital. He is guest lecturing in many Ayurveda colleges and in Maharashtra and Goa. He is also mentor of National Vaidya Scientist Fellowship Program. He has also worked in many research fields so far. Some of his research works are Anukta Vyadhi Upadesh, Vriksha Ayurved, diagnostic study of patients in chronic renal failure, in cancer and cancer, treatment of Krumi and Amlapitta. He is associated consultant in Midcon Pune. He awarded with thought provocative article and research excellence award. So I would now like to request sir to please start his session. Over to you, sir. नमस्कार, मैं श्री प्रसाद बावड़ेकर वैद्य मधु अण्णा नानल जी की पावन स्मृति में आज मेरा वंदन। और इसी मौके पर मधु अण्णा जी के सुपुत्र कैलासवासी वैद्य विलास जी नानल को भी मेरा प्रणाम। मेरे गुरुजी वैद्य रमेश नानल जी को भी मेरा प्रणाम। मधु अण्णा जी बहुत ही कल्पक वैद्य थे और उनकी ही जो कल्पकता थी वो उनकी अगली पीढ़ी में और उनकी भी अगली पीढ़ी में आ गई है, ये दिखाई पड़ता है। पुराने काल में समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा था, त्याहुनी करावे विशेष तरीच म्हणावावे पुरुष। यानी अगली पीढ़ी अगर कोई विशेष करे तभी उसकी एक अपनी पहचान होती है। और मधु अण्णा जी की कल्पकता, उनकी शास्त्र निष्ठा वो अगली पीढ़ी में भी वैद्य विलास जी और रमेश जी ने दिखाई। और उसकी भी अगली पीढ़ी जो है आशुतोष जी है, मेरे दोस्त सत्यव्रत जी है, ये दिखा रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का एक अजीब अनुभव होता है, अच्छा अनुभव होता है। थोड़ी एक शास्त्र सेवा करने का मौका भी इस तरह से मिल जाता है। तो शुरू करते हैं। आशुतोष जी ने मुझे जो विषय दिया है, संहिताओं के गणों का व्यावहारिक अध्ययन। थोड़ी मेरी गड़बड़ हो गई, काल मेरे डेस्कटॉप में कुछ गड़बड़ हो गई और जो हिंदी किया था वो पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाया, इसलिए देर रात में मुझे ये सब अंग्रेजी करना पड़ा। तो ज़रा थोड़ा आज मेरे टाइटल्स हो गए अंग्रेजी और मैं बात करूंगा हिंदी में, तो कृपया थोड़ा मुझे सहकार्य करें। तो संहिता के गणों का व्यावहारिक अध्ययन, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। संहिता सामान्य रूप से शब्द इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी हम जो बात करेंगे वो प्रायः एक संदर्भ होना चाहिए, इसलिए तो हम शुरू करते हैं। तो संहिता के गणों का व्यावहारिक अध्ययन जो हमें कर रहे हैं, उसमें कुछ फ्रेमवर्क तो होनी चाहिए और एक संदर्भ होना चाहिए। तो संदर्भ यद्यपि चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी संहिताओं का आदर हम करते हैं। आज की व्याख्यान की मर्यादा में वाग्भट के सूत्रस्थान में जो वर्णन किए हैं गणों का, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए ये अगली वाली गाइडलाइन हमारी होगी। तो गाइडलाइन है हमारी, एक फ्रेमवर्क भी होना चाहिए और एक गाइडलाइन भी होनी चाहिए। जरा मुझे बताइए अगली स्लाइड कैसी आ जाएगी? बस ठीक है, थैंक यू। तो ये सूत्रस्थान के वाग्भट के 15वें अध्याय में एक गणों का वर्णन किया है और उसके बाद कहा है कि एते वर्गा दोष दुष्याद्यपेक्ष कलकक्वात स्नेह लेहादि युक्ता पाने नस्य अन्वासने अंत बहिर्वा लेपाभ्यंगैर्गन्ति रोगान सुकृचा।
तो ये जो सूत्र स्थान में वर्णन है, ये हमारा आज का गाइडलाइन है, ये हमारा रेफरेंस है। और ये क्यों है? क्योंकि अगर बिना कुछ फ्रेमवर्क, बिना कुछ आधार हम काम करते हैं तो वो सिद्ध नहीं होता है। ग्रंथों ने कहा है, बिना तर्केण या सिद्धि यदृच्छा सिद्धिरेव सा। काम तो चल जाता है, यस्य कस्य तरोर मूलम यस्य केन येन केनापि दातव्यम यदवा तदवा भविष्यति। व्यावहारिक यश भी शायद हो सकता है, मिल सकता है, किंतु उसमें शास्त्र नहीं अगर होगा तो वो सिद्धि अच्छी नहीं होगी। और तर्क के बिना जो सिद्धि मिलती है वो यदृच्छा सिद्धि होती है। इसलिए गणों का व्यावहारिक वर्णन करने में या अध्ययन करने के लिए ये हमारा फ्रेमवर्क है। और भी कहा है कि मात्रा कालाश्रय युक्ति, तो मात्रा कालाश्रय युक्ति, मात्रा और काल का आश्रय करती है युक्ति। तो हम जो गणों का अध्ययन करेंगे उसमें एक मात्रा का भी अध्ययन होना चाहिए और काल का भी अध्ययन होना चाहिए। इत्यतः ये जो सूत्र है अपना वाग्भट का सूत्र, ये अपना आधारभूत होगा। अभी गणों का वर्णन तो आपने देखा, इसलिए मैं गणों का वर्णन नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम जाएंगे। अभी उसका स्तर पहला जो होता है वो होता, अलग अलग स्तर होते हैं, व्यावहारिक अध्ययन करने के अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे अच्छा नहीं कहूंगा मैं, सबसे आसान तरीका है कि अगर वाग्भट ने गण दिए हैं तो क्यों अपना दिमाग इस्तेमाल करे, जैसे गण दिए है वैसे ही इस्तेमाल करो। कृपया अगली स्लाइड दे। और ये जरा मुझे सिखाए तो मैं भी कर लूंगा। हाँ ठीक है, तो ये डायरेक्ट रेफरेंसेस। तो पहली वाली, उसकी पहली वाली 3 नंबर वाली स्लाइड। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो एक पहला सबसे आसान तरीका यह है कि वाग्भट ने गण कहे हैं, क्यों हमारा दिमाग इस्तेमाल करें। और जिसने जैसे गण दिए है उसमें जितने भी द्रव्य सम्मिलित है, जैसे कि अगर मदन मधु कलम्बा निम्बी विशाला, इसमें जितने भी द्रव्य है वो इकट्ठा कर ले। और यहाँ पे कहा है कि ये वमन आदि, वमन के लिए अच्छे, तो चलो वमन के लिए ये सब, ये पूरा का पूरा गण में सबके सब द्रव्य इकट्ठा कर ले और इसका इस्तेमाल वमन के लिए किया। ये सबसे आसान तरीका है, कह सकते हैं कि सबसे आसान है और ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं, बस वाग्भट पर श्रद्धा रख लो। अभी याद आया मुझे कि एक वाग्भट पर ऐसी श्रद्धा, निस्संशय श्रद्धा, कभी भी विचलित न होने वाली श्रद्धा रखने वाले एक थे शंकर सिंह गिरासी जी, खानदेश के वैद्य थे। और उनकी वाग्भट पर इतनी प्रचंड श्रद्धा थी, एक जैसे उनका जीवन वाग्भटमय हो गया था, एक अलग ही उनकी पहचान थी अपनी। और इतना वाग्भटमय उनका हो गया था पूरा चिंतन, कि उन्होंने जो अपनी बाइक थी, आजकल तो हम बाइक कहते हैं, हम जब छोटे थे हम उसको फटफटी कहते हैं, फटफटी, तो उस फटफटी का नाम भी उन्होंने वाग्भटी रखा था। और वाग्भट के सूत्र पर इतना भरोसा कि अगर वाग्भट ने कहा है कि क्षय में वासा, रक्त पित्त में वासा, तो बहुत ही, यानी कि सैकड़ों की संख्या में ओपन कॉक्स वाले, जिसे कहा जाता है कॉक्स के पेशेंट, और ओपन कॉक्स वाले पेशेंट, हाईली इन्फेक्शियस पेशेंट्स, उन्होंने वासा घृत, वासा तैल, वासा क्वाथ, वासा जो भी जिस प्रकार से वाग्भट है, क्योंकि वाग्भट ने कहा है आशायाम जीवितस्य च रक्तभित्ति क्षय, वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च रक्तभित्ति क्षय श्वासी किमर्थम अवसिदति, ऐसी एक मान्यता है ग्रंथों की। तो चलो क्षय पर उन्होंने वासा इस्तेमाल किया और सैकड़ों की तादाद में उन्होंने पेशेंट को ठीक कर दिया था। इतनी जो है एक अविचल श्रद्धा उनकी वाग्भट पर थी। हेलो, एक मिनिट हा, कुठल्या फोनवर लावलाय? फोनचा आवाज कमी करायचा. फोनवर आवाज नाहीये, फोनचा आवाज नाही, काहीच नाहीये, माझा फोन नाहीये. अच्छा, कुछ तांत्रिक समस्या हुई, मैं शुरू करता हूँ। तो ऐसी अविचल श्रद्धा थी वाग्भट पर, और ऐसे गुरुवर्य प्रता जोशी हाल ही में जिनका निधन हुआ, उनकी भी बहुत ही श्रद्धा वाग्भट पर थी। तो सबसे आसान तरीका है,
और जिसके ग्रंथोक्त रेफरेंस भी है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ। वाग्भट उत्तर स्थान में ये जो 3 मैंने रेफरेंस आपको दिख रहे हैं, वो 3 रेफरेंसेस है कि उनमें साक्षात गणों का वर्णन है। रेफरेंस तो बहुत है, लेकिन मैंने आपके लिए एक ही स्थान के एक ही अध्याय के 3 रेफरेंस जो है वो जरा एक अफरंट जिसको कहते हैं, ऐसे मैंने बता दिए हैं। ये हो गया कि जिससे भी गण है, अभी ये वाग्भट के, अगर आपको चाहे तो अर्थे दशम महामूल्य में चरक में है, तो पूरे के पूरे गण में जितने भी द्रव्य इकट्ठा कर ले और उसको गण का नाम देके वो इस्तेमाल करना शुरू करे। क्या कि क्या क्या है, आमी शुक्र विरेचनीय है तो शुक्र विरेचनीय गण हो गया उसका। ऐसे करने वाले वैद्य भी है, यहाँ पे पुणे में भी है कुछ। तो ये बहुत ही आसान और सबसे आसान तरीका यही है और अच्छा है। ऐसे ही कोई बहाना नहीं कि ये गलत है या इंफीरियर क्वालिटी का है, लेकिन जिनकी कुछ विशेष बुद्धिमत्ता है उनके लिए थोड़ा हम काम आगे भी जा सकते हैं। चलो आगे जाएंगे। ये आप मुझे अगली स्लाइड दे दे। और हाँ बस, अभी ये तो हो गया कि एक मैंने बता दिया कि ये हो गया काम अपना कि जैसा है गण वैसा इस्तेमाल करो। अभी दूसरा जो है वो हमारा है कि हर एक गण का एक अपना दोष विकल्प के साथ और रस विकल्प के साथ इस्तेमाल करो। अभी वो कैसे करना है, इसके लिए आप दिया है मैंने। तो ये जो फ्रेम है, स्लाइड चली गई, दिख रहा है आपको? स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर। हाँ हाँ, तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है वो थोड़े मैं आपको, अगर आप कागज पेन के साथ बैठे हैं तो अच्छा होगा। ये अभी मैं कुछ रस विकल्प और दोष विकल्प सिखाऊंगा और उसके बाद इन गणों का कैसे विश्लेषण करना है ये भी सिखाऊंगा। अभी जैसे कि ये वातवृद्ध लिखा है मैंने, तो ये आपका खाना रिकाम खाली लिख दिया है मैंने। तो वात अगर वृद्ध है तो आपको मिल जाता है मधुर अम्ल लवण तत्राद्या मारुतम ग्रंथि त्रय सिक्ता दया कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तम, ऐसा आपको विकल्प मिल जाता है। तो वात अगर वृद्ध है तो आपको विकल्प है कि आप तत्राद्या मारुतम ग्रंथि, इसका मतलब है मधुर अम्ल लवण, 3 रस आपके पास उपलब्ध है। अगर वात वृद्ध है तो आपका मध्यम या अल्प बल के भी मधुर अम्ल लवण रस इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये एक विकल्प हो गया। अगर ऐसे ही वात वृद्ध भी है और पित्त वृद्ध भी है तो आपको रस कौन से मिलते हैं? वात वृद्धि के लिए तो आपको मधुर अम्ल लवण 3 रस है, लेकिन पित्त भी वृद्ध है तो आपको अम्ल और लवण रस नहीं, आपको वर्ज्य करने होंगे। तो वात वृद्ध है और पित्त वृद्ध है, इसके लिए आपको विकल्प मिल जाता है सिर्फ मधुर रस। बिल्कुल ठीक है। तो वात वृद्धि के लिए आपको रस विकल्प मिल गया कि मधुर अम्ल लवण 3 रस है। वात वृद्ध है और पित्त भी वृद्ध है तो आपको रस विकल्प मिल गया सिर्फ मधुर रस। ठीक है। अभी तीसरा एक विकल्प, दोष विकल्प आ गया कि वात वृद्ध है, पित्त वृद्ध है, कफ क्षीण है, तो आपको रस विकल्प एक ही मिल जाता है मधुर, क्योंकि वात वृद्ध है तो मधुर अम्ल लवण 3 रस हो जाते हैं। पित्त वृद्ध हो गया तो ये अम्ल लवण कम हो गए और कफ क्षीण हो गया तो फिर भी मधुर रस की ही उपयोजना करनी है। तो आपको इस तीसरी अवस्था में आपको सिर्फ मिल जाता है मधुर। अभी ऐसे ही अलग अलग व्याधियों में आपको ये एक तो पूरे के पूरे गण का एक हिसाब करने के लिए ले लीजिए, नहीं तो अगर आपको समझो वात वृद्धि की, आप वात वृद्ध है सिर्फ, तो आपको 3 रस मिल जाएंगे। आप इन गणों में से जो भी चाहिए आपको वो ले लीजिए, ले सकते हैं। वात वृद्ध है, पित्त वृद्ध है, तो ये मधुर रस का आपको जिन गणों में से चाहिए ले सकते हैं। वात वृद्ध, पित्त, ऐसे जितने भी सन्निपात है उसके रस विकल्प आपको एक टेबुलर फॉर्म में मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ी एक जगह कम है इसलिए मैंने ज्यादा नहीं दी है, लेकिन अगर आप ऐसे रस विकल्प लिखते गए, दोष विकल्प लिखते गए, अभी यहाँ पे मैंने वात वृद्ध लिखा है, आप लिख लीजिए पित्त वृद्ध, कफ क्षीण, इसमें क्या आ जाएगा?
ऐसा एक आपका अध्ययन अगर आपके पास एक्सेल शीट है तो ये आपका हो जाएगा, और उसके बाद आपको उसके अनुसार वनस्पति मिल जाएगी। अभी ये कहाँ करना है, समझो ज्वर है तो ज्वरहर कषाय में आपको इस्तेमाल करना है। तो ज्वरहर कषाय में अगर वातवृद्ध संप्राप्ति होगी, ज्वर में अगर वातवृद्ध संप्राप्ति होगी, तो आपको इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज्वर संप्राप्ति में या रक्तपित्त, रक्तपित्त संप्राप्ति में अगर पित्तवृद्ध संप्राप्ति है तो आपको लिए पित्त तीनों रस उपलब्ध है। लेकिन रक्तपित्त संप्राप्ति में अगर पित्तवृद्ध भी है और कफ क्षीण भी है तो आपकी रस विकल्प अलग आ जाएगा। रक्तपित्त की संप्राप्ति में अगर पित्तवृद्ध है, वात क्षीण है, तो आपका विकल्प अलग आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी व्याधि में जो जिस प्रकार का दोष विकल्प है, उस दोष विकल्प के अनुसार आपको एक रस विकल्प बन मिल जाता है, और उस रस विकल्प के अनुसार आपको तैयार करना है इस ये जो वनस्पतियों का अध्ययन गण है, इस गणों में से उचित वनस्पति आपको चुननी है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से एक दोष विकल्प और रस विकल्प की एक बात आ जाती है उक्त व्याधि में। अब और एक बात ऐसी है इसमें कि जहां पे व्याधि उक्त नहीं है, यानी कि ग्रंथोक्त व्याधि नहीं है, जिसको हम अनुक्त व्याधि कहते हैं, जैसे कि अभी क्रॉनिक रीनल फेल्योर है, या कार्डियक प्रॉब्लम्स है, या कैंसर है अलग अलग, तो ऐसे व्याधियों में हर बार हमारा आयुर्वेद निदान हो पाता है ऐसी जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो समझो सीए कैंसर, सीए ब्रेस्ट है, तो सीए ब्रेस्ट का ऐसे क्या ऐसा वर्णन ग्रंथों में मिलेगा, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। अभी पीसीओडी का भी वास्तविक से रूप से जैसा है वैसे क्या वैसा वर्णन आयुर्वेद में मिलेगा, संहिता में जरूरत ही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं अनुक्त व्याधि, यानी ग्रंथों में वर्णन नहीं है। तो इसकी संप्राप्ति जो हम बनाते हैं वो दोष विकल्प से करते हैं। जैसे कि अगर पीसीओडी हो, या सीए ब्रेस्ट हो, या सीए सर्विक्स हो, जो भी हो आपका, तो उसका उसमें से दोष विकल्प जो है वहां पे अगर हो सकता है कि वातवृद्धतर हो, पित्तवृद्धतर हो और कफ क्षीणतर हो, तो आपको रस विकल्प स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। आपको स्वाभाविक रूप से वो रस विकल्प मिल सकता है। और रस विकल्प मिलने के बाद आपको जो उचित गण है, यानी कि समझो ऐसी एक काल्पनिक स्थिति है कि पीसीओडी की एक रुग्णा आपके पास आ जाती है, उसका निदान आपका आयुर्वेद हो नहीं पाता, करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन दोष विकल्प के अनुसार आपको अगर ये करना है कि इसको वमन देना है। पीसीओडी की रुग्णा है, एक काल्पनिक केस में ले रहा हूँ, पीसीओडी की पीसीओएस या पीसीओडी की रुग्णा है, उसको आपने एक तय किया कि इसको अभी कफवृद्ध है, पित्त भी वृद्ध है, लेकिन वात सम है। तो कफ वृद्ध, पित्त वृद्ध और वात सम ऐसी रुग्णों को आपने तय किया कि इसके दोष बलवान है, इसलिए इस बालिका को इसको वमन देने की जरूरत है। तो अब आपको ये वमन में से गण में से कुछ उचित द्रव्य चुनना है। तो आप क्या करोगे कि वमन द्रव्य जो दिया है मदन मधुकलंबा निम्ब बिंबी विशाला, उसमें से जो हमारी दोषिक संप्राप्ति है, दोष विकल्प जो आया है, क्या किया था हमने, वातवृद्ध, पित्तवृद्ध और समझो कफ भी वृद्ध, तीनों दोष वृद्ध है। तो वातवृद्ध अनुसार 3 रस मिल जाते हैं, कफ वृद्ध के अनुसार और पित्तवृद्ध के अनुसार। जो आपको रस विकल्प मिलते हैं उसके अनुसार आपको ये जो मदन मधुकलंबा गण है उसमें से जो रस विकल्प, उसमें से जो द्रव्य मिलता है, उसमें से अगर आपको पता चला कि ये मदन जो है ये इसके लिए उचित है, तो आपको वो चुनने का एक तर्क मिल जाता है। फिर एक बार बताता हूँ, शायद अभी ऐसा है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ अनुक्त व्याधि की दोष विकल्पना, ये पूरे अपने आप में 5-6 घंटे का समय लगता है इसको, लेकिन अभी तो छोटे में बताना पड़ेगा। दिशा अनया चापी स्वयं मोहित बुद्धिमान, इस तरीके से आप इसका वर्णन देख ले। नहीं तो मेरे यूट्यूब पे जाइए आप, मेरे यूट्यूब में बहुत सारे व्याख्यान है, उसमें से आपको मिल सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि अभी आपका एक पेशेंट आ गया रेडीमेड निदान लेके, उसका निदान एक हो गया है कि इसको पीसीओडी है, आपको आयुर्वेद उसका विकल्प करना है। तो विकल्प कैसे करेंगे आप लोग,
तो विकल्प आपको पीसीओडी का आपको हो सकता है, रजक शीर्णता हो या और कोई आपका निदान हो, अच्छी बात है। हर बार जरूरी नहीं कि वैसा आपका आयुर्वेद निदान वैसे कोरिलेटिंग हो जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन आपका एक निदान ऐसा हो सकता है कि इसकी दोषिक विकल्पना क्या है, और दोषिक विकल्पना के बाद आपको तो यह हो जाता है कि दोषिक विकल्पना के अनुसार अगर दोष बल अधिक है तो आपको शोधन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको समझो इस काल्पनिक केस में आपने तय किया कि ये पीसीओडी की रुग्णा है, पीसीओएस की रुग्णा है, इसको हमने वमन देने की जरूरत है और वमन के लिए मुझे उचित द्रव्य चुनना है, तो आप उसकी दोष विकल्पना लिख लीजिए कागज पर कि दोष विकल्पना है कफोवृद्ध और पित्तवृद्ध। तो कफोवृद्ध और पित्तवृद्ध के लिए आपको उसके अगेंस्ट जो विकल्पना मिल जाती है वो आपके लिए स्पष्ट है, और उस रसक विकल्पना के अनुसार वमन गण में जो भी द्रव्य आपको मिल जाता है वो आपको चुनना है। इतनी सीधी बात है। तो इसका मतलब ये दोष विकल्प और रस विकल्प कल्पना आपको उक्त व्याधि में, जैसे कि मैंने कहा कि ज्वर की रुग्णा है और ज्वर की रुग्णा को आपको पित्त कम करना है, तो सारीवादी पित्तम ये बता दिया है, तो सारीवादी गण में से कुछ तो भी चुनना है आपको। तो आपको ज्वर में पित्त बढ़ा है तो ये इसमें से क्या चुनना है, तो ज्वर में पित्त भी बढ़ा है उसके साथ वात भी बढ़ा है तो आपकी विकल्पना अलग हो जाएगी। पित्त भी बढ़ा है लेकिन कफ क्षीण हो गया है, आपकी विकल्पना बदल जाएगी। इसके अनुसार आपको जो चुनना है वो आप चुन सकते हैं। इसके लिए ये दोष विकल्पना और ये रस विकल्पना, इसका थोड़ा सा एक टेबल कर लीजिए आप। एक ही बार करना पड़ेगा आपको आपकी उम्र में, और ये अगर आपको एक आदत पड़ गई कि दोष विकल्पना और रस विकल्पना का एक समझ बूझ कर आप 1-2-4 दिन कंटिन्यूस आप अध्ययन करते रहे तो आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग ही सेट हो जाता है। हर एक पेशेंट में उक्त हो अनुक्त हो, इसके लिए जो द्रव्य चुनना है या गण चुनने हैं उसकी एक तर्क शुद्ध पद्धति आपकी बैठ जाती है। इसलिए ये पहले तो हमने देख लिया कि फ्रेमवर्क देख लिया, एते वर्गा दोष दूष्यादि वेक्ष ये देख लिया, तो दोष दूष्य तो हम देखेंगे, उसके बाद ये दोष विकल्प देखेंगे, उसके अनुसार रस विकल्प देखेंगे और आगे जाएंगे। अभी तो जैसे देख लिया कि उक्त व्याधि में अभी उसका कल्प निर्माण करना है। अब तक तो हम आ गए कि द्रव्य चुनना है, अभी कल्पों का निर्माण का भी उन्होंने फ्रेमवर्क दे दिया है हमको कि एते वर्गा दोष दूष्यादेवेक्ष कल्क क्वाथ स्नेह लेह आदि युक्ता। ये तो हमने एक टेबल पे बना दिया, कल्क क्वाथ स्नेह लेह आदि। आदि में चूर्ण आ जाता है, असव आ जाता है, अरिष्ट आ जाता है। तो आप ये भी एक टेबल बना लीजिए कि अभी एक द्रव्य है समझो सारिवा, तो सारिवा का कल्क पान में दे सकते हैं, क्वाथ दे सकते हैं, स्नेह कर सकते हैं, लेह कर सकते हैं। नस्य के लिए क्या 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 उचित है कि नहीं ये आप लिख लीजिए पहली बार। तो ऐसा एक टेबल आपका बन जाएगा कि सारिवा का इस्तेमाल हम कितनी तरह कैसे कर सकते हैं। एक ही नहीं, पूरा समझो सारिवादी गण हो या वरुणादि गण हो, तो वरुणादि गण का आपका इस्तेमाल करने के लिए आपको चॉइसेस कितने मिल जाते हैं देख लीजिए। एक वाग्भटोक्त है चॉइसेस, और आदि जो दिया है इसको बोलते हैं लेशोक्त। तो लेशोक्त का मतलब इसी सिस्टम में और भी आप थोड़ी सी जान डाल सकते हैं। इसके लिए तो आपको किस 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 की जान डालनी पड़ेगी आपको। आदि कहाँ है, तो आदि में आप और भर लीजिए, असव है, अरिष्ट है, सिद्ध तेल है, जो भी आपको करना है, घनवटी है, जो भी आपको करना है ये सब आपको आदि में मिल जाता है। यानी कि ये जो रो है वो और भी उसमें 4-5-6-7-8-10 खाने बढ़ सकते हैं। तो पहले आप उस गण का या उस एक वनस्पति का इसमें से क्या क्या बन सकता है इस पर एक टिक मार्क कर लीजिए। नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इतनी आपके पास संभावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि शंकर सिंह गिरासी जी थे, वो वासा का इस्तेमाल ही इतनी चातुरी से करते थे कि बस वासा, ये रक्तपित्त है वासा, क्षय है वासा। तो एक ही वनस्पति के उन्होंने बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, उन्होंने इतने कल्प बना लिए थे। तो एक ही वनस्पति के एक ही गण के आपको इतने एक संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो इतने आपको कल्प निर्माण की एक संभावना मिल जाती है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं।
आगे वाली स्लाइड दिखाइए जरा। बस अभी इसका जो अप्रोप्रिएशन करना है, ये तो संभावना मिल गई आपको। हाँ, संभावना कितनी मिल गई आपको कि यहाँ पे लिख दिया एते वर्गा दोष दुष्य कल क्वाथ स्नेह लेह आदि, तो आदि में आप और 10 भी लगा लीजिए तो भी कम ही पड़ेगा वो। तो इतनी संभावना मिल गई। पानी नस्य अनुवासने अंतः पैरवा, तो इसके लिए पान नस्य अनुवासन ये तो कहा है, और भी आपको मिल सकता है ज्यादा। तो इतने आपको ये मिल गए, संभावना मिल गई। लेकिन संभावना तो मिल गई। अब ऐसी जरूरत नहीं कि ये संभावना सभी का उसी में इस्तेमाल कर ले, तो इसके लिए आपको उसका अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। अभी कहा है सूत्रों में एते वर्गा दोष दुष्यादेवेक्ष। अभी आपको थोड़ा एक कंसल्टेंट के आगे ज्यादा कर आपको सुपर कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। यहाँ पे एक उदाहरण मैंने पेश किया है, देख सकते हैं कि जैसे आपने देख लिया कि अभी मेरा ये वात दोष तो निश्चित हो गया, जैसे कि हमने विकल्प में देख लिया कि वात वृद्ध है। फिर भी आपको देखना होगा या उचित अध्ययन करना होगा कि यह वात यद्यपि वृद्ध है, लेकिन रस की क्या परिस्थिति है, रक्त की क्या परिस्थिति है, पुरुष की क्या परिस्थिति है, मल की। ये जो 10 दुष्य है अपने, दोष तो एक है, 3 है, दुष्य 10 है। तो आपको अप्रोप्रिएशन करने के लिए ये सिर्फ सैंपल दिया है मैंने। ये आप 1 दोष और 10 दुष्य, पित्त 1 दोष 10 दुष्य, कफ 1 दोष 10 दुष्य, ऐसे ये दोष में 3 वात पित्त कफ, दुष्य में 10 10 10, और यहाँ पे जो अपनी वहां पे संभावना मिल गई हमको, इसमें से यहाँ पे कौन सा उचित है। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि वात दोष है, लेकिन वहां पे रस दुष्य होगा, तो आपको लिए असव उचित हो सकता है। अभ्यंतर पान के लिए वात और रस दुष्य है तो घृत उचित हो सकता है, ना कि तेल उचित हो सकता है। और क्या उचित हो सकता है, अगर रक्त वात दोष है और रक्त दोष है तो आपके लिए ये आसव या अरिष्ट तो उचित नहीं होंगे। पहले तो आसव अरिष्ट नहीं होंगे बिल्कुल। आप रक्त है तो आप फांट दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, कलका दे सकते हैं, चूर्ण दे सकते हैं। क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा, ये आप 1 2 3 4 5 ऐसे जो 10 हमने बनाए उसके लिए लिख दे कि अभी वात वृद्ध है और पुरुष की परिस्थिति क्या है। इसको देखकर आपको यहाँ पे वात वृद्ध है तो आपको पुरुष में क्या क्या देना है। तो आपको अगर पुरुष की अनुलोम करना है या पुरुष अधिक बाहर जा रहा है, तो आपके लिए जो इतनी संभावना बन गई, समझो एक 50 100 150 समझो 100 संभावना बन गई औषधि निर्माण की। तो अनुलोम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुरुष का अनुलोमन करना है, तो उसमें से सब ये यहाँ पे आ जाती नहीं है, संभावना कुछ कम हो जाती है, थोड़ा डिडक्शन हो जाता है। वैसे ही अगर स्वेद का अतिप्रवृत्ति हो रहा है तो आपकी ये संभावना कुछ कम हो जाती है। यानी कि वात दोष है और रस दूष्य है तो आपके लिए 100 में से 100 की 100 संभावना वहां पे उचित नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा, अभी आप इतना अगर सुपर कंसल्टेंट होना है आपको, जैसे विलास नानल जी थे या मेरे गुरुजी रमेश नानल जी है, ये सुपर कंसल्टेंट लोग हैं आयुर्वेद के। अगर आपको सुपर कंसल्टेंसी की ओर जाना है तो आपको ये सब विकल्पना करना पड़ेगा। अगर नहीं करना है छोड़ दीजिए। वाग्भट ने कहा है कि ये सारीवादिश्च पित्तम, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वाग्भट है वो अपनी बिल्कुल हमारा यश तो वाग्भट देगा ही देगा, चरक देगा ही देगा, सुश्रुत यश देगा ही देगा। लेकिन अगर आपको तर्क भी प्रस्तुत करना है, विशेषतः अगर आपको परार्थानुमान करना है कि ये मैंने कैसे ठीक किया पेशेंट को, वाग्भट ने जैसा कहा वैसे ठीक किया, ये तो पहला आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको शास्त्र बताना है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो वाग्भट ने कह दिया तो ये तो हमारी प्राथमिकता है, लेकिन उससे भी थोड़ा ज्यादा बताना पड़ेगा। तो ये आपका फ्रेमवर्क है कि मेरे लिए इतनी संभावनाएं थी, इतनी बड़ी संभावनाओं से मैंने इसका अप्रोप्रिएशन कर लिया कि ये वात दोष है। अभी ऐसे ये मल्टीपल भी हो जाएगा ना, ये मॉडल, ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ भी सकती है। वात वृद्ध है, पित्त वृद्ध है और कफ समझो ये है, तो
इसका अप्रोप्रिएशन करने के लिए ये आपको मैंने एक टेबल दिया है, इस तरीके से आपको उसका अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। तो पहले हमने देख लिया कि कितने कल्प बन सकते हैं, अभी देख लिया कि इसको अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसके अप्रोप्रिएशन करके उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप उस कल्प का इस्तेमाल करो। एक काल्पनिक चर्चा करते हैं, जैसे हमने अभी लिया था उदाहरण पीसीओडी का, पीसीओएस का। तो पीसीओएस की रुग्णा है और उसका वात बड़ा है और स्वाभाविक रूप से रसदूष्य है, ऐसा मैंने तय किया। अभी मेरे लिए संभावना क्या क्या है कि रुग्णा पीसीओएस की है, रुग्णा है इसका मतलब ये स्वाभाविक रूप से उसको आग्नेय प्रधानता होगी, महिला है तो उसकी आग्नेय प्रधानता गृहीत है, पक्ष है। अभी वात भी बड़ा है, मूल रूप से महिला होने के कारण, स्त्री होने के कारण उसका आग्नेय स्वभाव ये तो गृहीत है, वात भी बड़ा है, रसदूष्य भी है। तो हमारे लिए जितनी भी संभावना हो गई कि और मुझे इसको वमन देना है, तो वमन देने के लिए मेरे पास मदन मधु कलम्बा इतने हैं, उसमें से मैंने मदन चुन लिया। अभी मदन चुनने के बाद मदन का मैं फांट दे दूं या क्वाथ दे दूं या चूर्ण दे दूं या मदन का कुछ भावना देके और कुछ दे दूं, इतनी मेरे पास एक 40-50 संभावना हो जाती है। उसमें मुझे एक एक संभावना का अप्रोप्रिएशन करना है कि संभावना एक है, उचित है कि नहीं। अभी मदन का क्वाथ बना के देना है इस महिला को, इस सभ्य महिला को, तो ये इसके लिए उचित है कि नहीं, ये महिला है या ये क्वाथ अग्नि संस्कारित ये सह नहीं पाएगी, तो मुझे उसका मदन का मदन ही देना है। चुन लिया मैंने, लेकिन ये संभावना उचित नहीं है कि अग्नि संस्कारित ज्यादा नहीं चाहिए, तो मुझे मदन का सिर्फ फांट देना पड़ेगा, नहीं तो मदन का हिम देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा अप्रोप्रिएशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया। और ऐसा होता है कि ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, ये अपने आप में एक पूरे 4-5 घंटे का उसमें पोटेंशियल है, लेकिन काल की मर्यादा है, तो जरा थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो अब तक जो हुआ मैंने उसका एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि फ्रेमवर्क ले लिया हमने। फ्रेमवर्क कौन से लिया? एते वर्गा तो दुष्याद्यवेक्ष कलकक्वाथ स्नेहालेहादि युक्ता, ये सूत्र का आधार ले लिया। मैंने ऐसा भी किया कि ऐसे पूरे के पूरे गण, जितने भी गण है, उसका सबका इस्तेमाल करके दे दो उस दवाई में, बिल्कुल असर होगा, क्योंकि वाग्भट का शब्द है, खाली नहीं जाएगा, उसका असर होगा ही। और ऐसी श्रद्धा रखने वाले वैद्य आज भी है, कल भी थे, हमने देखे हैं। आज भी कुछ वैद्य ऐसे है कि वाग्भट पर पूरी श्रद्धा रखते हैं, उनका तो अच्छा ही हो रहा है, वाग्भट पर श्रद्धा रखते हैं। तो ऐसे ग्रंथों में भी उदाहरण मैंने दे दिए कि ग्रंथों में ऐसा इन वर्गों का साक्षात उदाहरण ही है कि इन वर्गों का इस्तेमाल करो, तो इसलिए ये आपका प्रमाण भी बन जाता है। अभी आपको अगर इसके बावजूद आपको थोड़ा सा कंसल्टेंट, सुपर कंसल्टेंट बनना है, तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो इन्हीं वर्गों का विश्लेषण करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे विश्लेषण? तो दोष विकल्प और रस विकल्प के अनुसार विश्लेषण करेंगे। उसके बाद करेंगे हम कितने कल्प बन सकते हैं इस वर्गों को, या इस वर्गों के या एक वनस्पति के कितने वर्ग, कितने कल्प बन सकते हैं, इसकी कुछ एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। एक्सेल शीट लेकर बैठिए आप और ये तैयार कीजिए कि ये फ्रेमवर्क है, पाने नस्य अनुवास ने अंत बहिर्वा और का क्वाथ स्नेहालेहादियुक्ता, ये इसका बन सकता है कि नहीं। कैसे कुछ वनस्पतियां ऐसी होगी कि उसका कल्क बनेगा ही नहीं, तो छोड़ दीजिए, ऐसी जरूरत नहीं कि उसका कल्क बने। और कुछ वनस्पतियां ऐसे है कि हम लोग पान में देते ही नहीं, या कुछ वनस्पतियां ऐसी, कुछ गण ऐसे होते हैं कि जैसे कर्पूर है या हिंग है, तो हिंग हम पान में तो देते नहीं ना, इतना अभ्यंग हो सकता है हिंगू का, लेकिन हिंग का पान में दे दिया, चलो 1 चम्मच हिंग खाओ, ऐसे तो हो नहीं सकता, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। इसलिए उसका एक एक फ्रेमवर्क बना लीजिए, उसके बाद उसका औचित्य कर लीजिए। इसके औचित्य करने के लिए आपको दूष्य का भी फ्रेमवर्क लेना पड़ेगा, तो इसका औचित्य करना पड़ेगा। और उसके बाद आप तय कर लीजिए कि इसके आगे कैसे जाना है। अभी ये भी एक काम हो गया। अभी अध्ययन पूरा नहीं होता है, अभी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि, जरा थोड़े आगे जाएंगे स्लाइड में, इसके प्रतिनिधि निर्धारण करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर कभी कभी आ जाता है कि
ये सब मैंने देख लिया। अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे ये सब आपने जो बताया, इसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक यष्टि मधु पर्याप्त है। अभी मुझे नहीं मिल रही है, हो जाता है ना, अनेक कारण हो सकते हैं उपलब्धि ना होने की। जैसे कि अभी पुष्कर मूल, तो पुष्कर मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तब बड़ा ही सस्ता था, या कुटकी की ही बात ले लो, तो कुटकी सस्ती थी। अब पुष्कर मूल ऐसा है या कुटकी ऐसी है कि जैसे चाहे हम इतनी कैजुअली इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके दाम इतने बढ़ गए हैं, और दाम बढ़ जाना एक बात है, मिल नहीं रही है ज्यादातर। पहले कैसे थे कि हम जाते थे कि चलो पुष्कर मूल चाहिए, तो वो जो हमारा देने वाला था दोस्त, वो बोलता था जा लेके जाओ। अभी उसको बताना पड़ता है कि मुझे पुष्कर मूल चाहिए, तो बोलता है हाँ भाई अगले हफ्ते में आ जाएगा, तो आपको मैं क्लिनिक में भेज दूंगा। ऐसी आपत्ति कभी कभी हो जाती है। और हो सकता है अगर मैं पुणे में अगर मेरी आपत्ति हो जाए तो भारत भर में इसी हो सकती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, भारत की बात छोड़ दीजिए, जर्मनी का कोई पेशेंट होता है हमारा, अभी उसको क्या बताऊं मैं वनस्पति यहाँ पे, तो वो बोलता है हाँ, तुलसी है हमारे यहाँ। अच्छा, तो मैं कहता हूँ अभी तुलसी है तो दिखाओ मुझे कौन सी वाली तुलसी है। तो तुलसी का रस कौन सा है, उसका विपाक कौन सा है, या थोड़ा देखकर मैं बताता हूँ, अच्छा ये तुलसी आप इस मात्रा में ले लो। तो अगर मेरा उचित है कि शतावरी, तो बोलते हैं शतावरी आपके नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे एस्पेरेगस मिलती है, ये एस्पेरेगस मिलती है, तो उसका क्या करूँ मैं। तो बताना पड़ता है कि अगर अच्छा ये हमारी वाली शतावरी नहीं है, लेकिन आपके पास वो जो एस्पेरेगस है उसका इस तरीके से आप इस्तेमाल करो। और ये सिर्फ मेरी दिक्कत नहीं है, आपकी भी होती होगी। तो इस इन सब दिक्कतों के कारण हम लोग को एक उसका प्रतिनिधि का निर्धारण करना पड़ता है। ग्रंथों की भी मान्यता है कि त्रयस्रविशरीति प्रोक्ता वर्गास्तेषु तु अलाभतः, वर्ग में ना मिल जाए या एक कौन सी भी ना मिल जाए, तो तद्विधम अन्यश्च द्रव्यम, अन्य तद्विधम, उसी प्रकार का द्रव्य, और द्रव्यम जय्यात अयौगिकम, जो अयौगिक है, जो यौगिक नहीं है, जो उचित नहीं है, वो त्याग करे। तो अभी ये तो मार्गदर्शन कर लिया। अभी औषध निर्माण के बारे में सोचते हैं, तो प्रतिनिधि कैसे निर्धारण करें। ग्रंथों ने कुछ प्रतिनिधि दिए ही है। जैसे आप अगर शारंद्र संहिता देख लेते हैं या युग रत्नाकर देख लेते हैं, तो उसमें इन सब का वर्णन है कि इसकी जगह ये ले लीजिए, इसकी जगह ये ले लीजिए, दशमूल की जगह ये ले लीजिए, अगर आपको जीवनीय गढ़ नहीं मिलता है तो ये ले लीजिए। लेकिन अगर हमको ये जो प्रतिनिधि ग्रंथों ने दिए हैं वो भी नहीं मिलते तो क्या करें, तो उसका कुछ एक तर्क होना चाहिए। वो अगली स्लाइड में उसका तर्क मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम चर्चा कर रहे हैं अभी कि प्रतिनिधि द्रव्यों का चयन कैसे करें। तो इसके लिए एक तर्क है, रसो विपाकस्तव वीर्यम प्रभावस्थान अपोहति बल साम्य रसादीनाम इति नैसर्गिकम बलम। अभी यहाँ पे एक थोड़ा जरूरी जानना जरूरी है कि जो औषधि वनस्पति होती है, जो औषधि होती है, ये वीर्य प्रधान होती है, और जो आहार होता है वो रस प्रधान होता है। तो हमको आहार भी चिकित्सा भी करते हैं हम लोग, और विहार की भी चिकित्सा करते हैं, और औषधि की भी चिकित्सा करते हैं। तो अभी यहाँ का रेफरेंस चल रहा है हमारा वनस्पति द्रव्यों का, यानी कि औषधि द्रव्यों का। तो औषधि द्रव्यों का अगर प्रतिनिधि चुनना है हम लोगों को, तो उसके लिए ये हमारा एक मार्गदर्शक सूत्र बन जाता है। क्या है? रसो विपाकस्तव वीर्यम प्रभावस्थान अपोहति बल साम्य रसादीनाम इति नैसर्गिकम बलम। ये आपको एक मार्गदर्शन सूत्र दिया है। तो अगर आपको प्रतिनिधि चुनना है, आप कागज पेन ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए एक वनस्पति, उसका रस लिख लीजिए, विपाक लिख लीजिए, वीर्य लिख लीजिए, प्रभाव लिख लीजिए। अभी अगर आपको समझो यष्टि मधु चुनना है, तो पहले आ गया उसका रस मधुर, विपाक मधुर, वीर्य शीत, प्रभाव नहीं है कुछ छोड़ दीजिए, या वमन वमन करे ऐसा प्रभाव उसका लिख लीजिए, जरूरत नहीं है, लेकिन समझो लिख लिया। तो अभी आपको इस वनस्पति यष्टि का एक प्रतिनिधि चुनना है। तो पहले आप क्या चुनोगे? तो पहले आप चुनोगे कि जिसका प्रभाव समान है। तो यष्टि मधु का प्रतिनिधि आपको चुनना है। तो और उसका प्रभाव हमने समझ लिया कि वमनोपग है या वामक गण है। तो वामक गण में यष्टि मधु का प्रभाव जो है
उसके अनुसार आपको किसी की चुननी पड़ेगी। और अगर उसमें से 10 मिल जाती है कि वामक गण में 10 मिल जाती है, तो अभी देख लीजिए वीर्य समान किसका है। फिर से शुरू करते हैं। आपको एक काल्पनिक उदाहरण हमने दे लिया कि यष्टि मधु का प्रतिनिधि आपको चुनना है और जो वामक है, तो हमारे लिए यष्टि मधु का प्रतिनिधि चुनना है जो वामक है, तो हमको एक 10 मिल गए। अभी 10 में से एक चुनना है, नैरो करना है सर्च हमारा। तो सर्च नैरो करने के लिए देख लीजिए आप वीर्य समान कौन सा है, तो शीत वीर्य है और शीत वीर्य का चुन लीजिए। ठीक है, और वो तो शीत वीर्य के भी चलो 5 मिल गए। अभी थोड़ा नीचे आ जाइए कि विपाक, तो विपाक अगर उनका है कि अनुल सृष्ट विन्मूत्र है, तो सृष्ट विन्मूत्र होने ही चाहिए, तो तभी तो वामक होगा। तो ये 5 में से जितने सृष्ट विन्मूत्र है उनने ही चुन लीजिए। और अगर उसमें भी 3 मिल गए, और 3 मिलने के बाद आप देख लीजिए कि आपका रस कौन सा है इसका। तो यष्टि का रस है मधुर, तो मधुर रस के मिल जाए। तो आपको अगर यष्टि का प्रतिनिधि इस सब स्कैनिंग के बाद या नैरो डाउन सर्च करने के बाद अगर मिल जाता है कि यष्टि का प्रतिनिधि बन जाता है मदन फल, तो ले लीजिए। ठीक है। अगर आपको अगर अब ये तो हो गया वनस्पति का थोड़ा विमार्ग गमन करते हैं। आपको आहार द्रव्य का प्रतिनिधि चुनना है, तो क्या करोगे आप, तो ये क्रम उल्टा होगा। पहले रस अनुसार आपको चर्चा करनी पड़ेगी कि ये आहार द्रव्य, समझो शर्करा का प्रतिनिधि आपको चुनना है, तो रस पहले देख लीजिए कि शर्करा का रस मधुर है, तो मधुर रस वाले द्रव्य चुन लीजिए। उसके बाद सृष्ट उन्मूत्र, उसके बाद शीतवीर्य, और उसके बाद आह्लादकारी प्रभाव है तो वो होगा। यानी कि ऐसे ही अगर आपको दधि का चुनना है, तो दधि का रस पहले, विपाक बाद में, वीर्य बाद में, उसके बाद प्रभाव अगर कुछ ग्रह बाधा हर वगैरह है तो वो। तो कहने का मतलब है वनस्पति द्रव्य या वीर्य प्रधान औषधि द्रव्य का प्रतिनिधि चुनना है। तो ये हमारा क्रम है कि पहले प्रभाव देखेंगे, सम होगा तो वो ले लेंगे, उसके बाद वीर्य समान ले लेंगे, उसके बाद नैरो डाउन करेंगे विपाक समान, उसके बाद नैरो डाउन करेंगे रस समान। तो ये हमारा एक प्रतिनिधि द्रव्य चुनने का ये एक हमारा हो गया। और जैसे कि मैंने कहा कि वीर्य प्रधान का ये क्रम है, और रस प्रधान औषधि आहार का रस समान देख लीजिए पहले, उसके बाद नैरो कीजिए विपाक समान, उसके बाद नैरो कीजिए वीर्य समान, उसके बाद नैरो कीजिए प्रभाव समान। ये ऐसे एडिशनल बात कह दी मैंने। तो समय के अनुसार जरा थोड़े मुझे ठहरना पड़ेगा, एक थोड़ा रिवाइज करते हैं और समाप्त करते हैं। तो गणों का अध्ययन कर रहे थे हम शुरू से। तो पहले मैंने कहा कि विना तर्केण या सिद्धि मात्रा सिद्धि यदृच्छा सिद्धि रहे सा। तो यदृच्छा सिद्धि करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, आपकी तर्क सिद्धि ही होनी चाहिए। और ये मात्रा कालाश्रय युक्ति, तो आपको ये मात्रा और कालाश्रय पर वृत्ति होती है। इतना सब करने के बाद भी आपको मात्रा और काल ये तो तय करना पड़ेगा। और हमने वो फ्रेमवर्क ले लिया, एते वर्गा दोष दुष्यादेवेक्ष क्वाथ स्नेहा लेहादि युक्ता, इसका हमने कर लिया। हमने ऐसा भी देख लिया कि वाग्भट में कुछ ग्रंथ संदर्भ में ऐसे आए कि पूरे के पूरे गण ही बता दिए हैं उन्होंने। और उसके बाद अगर आपको, लेकिन आपको थोड़ा कंसल्टेंट सुपर कंसल्टेंट बनना है, आपको एक सिस्टम से उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपके उस एनालिसिस के बाद दोषिक विकल्प के बाद, और दोषिक विकल्प रस विकल्प आप मैंने कहा कि सिर्फ उक्त व्याधि में नहीं अनुक्त व्याधि में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। और उसमें उसके बाद आप तय कर लीजिए कि इतने इसके कल कितने बन सकते हैं, उसका एक अध्ययन कीजिए। उसके बाद उसका अप्रोप्रिएशन कर लीजिए कि इसमें जरूरी है कि नहीं। अभी है आपको 1-4-5 दिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपके दिमाग का एक प्रोग्रामिंग ही बन जाता है, मैंने ऐसे कहा। तो ये सब आपने कर लिया, और उसके बाद हमने एक प्रतिनिधि द्रव्य का निर्धारण का भी एक अपना एक सिस्टम बना लिया। ऐसे नहीं कि मुझे ये मदन नहीं है तो ये लीजिए, ये नहीं है तो ये लीजिए। हम मराठी में बोलते हैं नगाला नग, हाँ, ये नहीं है तो ये लीजिए। इतना कैजुअल नहीं होता है, ये शास्त्र है। तो इतना कैजुअल हमको रहने की अनुमति नहीं है, हमको कुछ सिस्टम से बात करनी पड़ेगी। तो ये सब बातें मैंने की। तो अभी जो मेरे इसके आगे की स्लाइड में मैंने मेरा पुस्तक का एक फोटो दिया है, जरा दिखाएंगे प्लीज। हाँ, तो ये मराठी में है, जितने भी मराठी वाले लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। और ये मेरा जो बुक है ना, इसमें जो भी मैंने सिखाया है उसके थोड़ा व्यापक भी कुछ है,
और ये टेक्स्ट बुक नहीं है, सिर्फ पढ़ने का नहीं है, इस पर काम करना है। तो ये छोटा है बुक, 60 पेजेस का ही है, लेकिन आप इसका अध्ययन अगर 1 साल में भी करते हैं तो ठीक है, 1 साल लग जाएगा इसका अध्ययन पूरा करने में। आपको कागज पेंसिल लेकर बैठकर ये पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। ये मेरा बुक है। मराठी वाले लोग तो बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, हिंदी वाले लोगों को भी मराठी समझ में आता है तो कोई बात नहीं, वो और टेबलर फॉर्म ही है उसमें और तर्क ही है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। पुनः एक बार नानू जी को मेरा ईमेल आईडी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है। मेल पर आप जो भी आपके क्वेरीज है भेज सकते हैं। बिल्कुल मोबाइल पे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए ताकि मैं आपका फ़ोन उठा सकूं। नहीं तो क्या होता है, इतने बहुत सारे फ़ोन आते हैं, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजते हो आप, तो पहले बता दीजिए मुझे कि आप कौन है, नहीं तो आपको लगता है कि ये मैंने इग्नोर कर दिया है। इग्नोर करने की बात तो है नहीं, सब आयुर्वेद की अपनी फैमिली है, लेकिन पहले बता दीजिए आप कौन है, कहाँ पे मिले थे, और आपकी जो शंका है या सूचना है, सुझाव है, जो कुछ भी बात कर ली बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। मधुवर्णा नानल जी और तथा हमारे विद्यावर विलास नानल जी, इन दोनों महानुभावों को पुनः एक बार उनका स्मरण करता हूँ। मेरे गुरुजी वैद्य रमेश जी लाल, उनको भी यहाँ पे आज वंदन करता हूँ, और आशुतोष नानल जी को धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है। मनपूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। अ वेरी बिग थैंक यू टू यू सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन।